रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ही ऑब्जेक्टिव था, रशियन इकोनॉमी को एकदम ही पैरालाइज कर देने का, सो दैट रशिया के पास पैसे ना बचे टू फंड द वॉर। बट गेस व्हाट, 2022 में रशिया सॉ वन ऑफ द हाईएस्ट इंक्रीज इन नेट प्राइवेट वेल्थ। रशिया में रियल एस्टेट प्राइसेस 20% से भी ज्यादा बढ़े। $600 billion was added to net private wealth in Russia in 2022. In fact, 2022 में Russia was one of the few countries that actually added private wealth. तो काहे का sanctions भाई? So इसलिए important question है यहाँ पे, is Russian economy actually a genius and a slap to the Western world, or Russia's economy is a disaster and all of this is actually a scam? ये सब समझने के लिए ना रशियन इकोनॉमी को थोड़ा समझना पड़ेगा और उसके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में समथिंग मोर अबाउट रशियाज इकोनॉमी। सो रशिया का इकोनॉमी समझने के लिए विल हैव टू गो बैक टू 1991, जब रशिया बना आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रशिया और 15 स्टेट्स। ऐसे सिचुएशन में व्हाट कुड रशिया रियली डू? एक नया कंट्री, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, कोई स्टेबल करेंसी नहीं, हाउ डू यू पिक अप फ्रॉम दैट? ऐसे पॉइंट पे आपको वॉशिंगटन कंसेंसस के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। तो ये वॉशिंगटन कंसेंसस बेसिकली एक हैंडबुक था कि डेवलपिंग कंट्रीज को अपने कंट्री को कैसे चलाना चाहिए। ये हैंडबुक बनाया था आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ने। और इस हैंडबुक में कई ऐसे रिकमेंडेशंस थे, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे। पहला, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्री मार्केट, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सरकार के इन्फ्लुएंस को एकदम ही कम कर दो, सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब कम कर दो। एंड मोर इंपॉर्टेंटली स्टेट एंटरप्राइजेस के प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करो। और उस टाइम पे रशिया के तो ऑलमोस्ट सारे क्रिटिकल इंडस्ट्रीज स्टेट कंट्रोल ही थे, राइट? तो लाइक अ गुड स्टूडेंट रशिया ने ये प्राइवेटाइजेशन का रूल तो फॉलो किया। रशिया ऑल्सो वेंट ऑन दिस लार्ज प्राइवेटाइजेशन ड्राइव। बट हुआ क्या? पूरे 90s वाले डेकेड में जब ये प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, रशिया का जीडीपी एक्चुअली हाफ्ड। सो व्हाट हैपेंड? क्या ये उस हैंडबुक का फेलियर था? नहीं, रशिया ने ये हैंडबुक तो फॉलो किया बट अपने हिसाब से किया। मतलब रशिया ने जब ये प्राइवेटाइजेशन किया, इट फॉलोड वन वे विच वाज रैम्पेंट करप्शन। यस, वेल, रशिया ने प्राइवेटाइजेशन तो किया बट अपने हिसाब से। अब आप सोचिए ना कि उस टाइम पे रशिया की क्या हालत थी, इकोनॉमी वीक थी, तो लोगों के पास भी इतने पैसे तो थे नहीं कि हाँ भाई बड़े बड़े फैक्ट्रीज, माइंस और ये सब ऑयल फील्ड्स खरीद ले। तो हुआ क्या? रशिया फाउंड एन इजी आंसर टू दिस प्रॉब्लम, दैट वाज करप्शन। तो ये जितने भी बड़े बड़े स्टेट कंट्रोल एसेट्स थे, वो इन सरकारी लोगों के गिने चुने रिश्तेदार, दोस्त या इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास पहुंच गए। घूस खिला खिला के the Russian government passed on these assets to these few influential people। और ये गिने चुने लोग इवेंचुअली वही बने जिनको हम फेमसली या इनफेमसली रशियन ओलिगार्क्स के नाम से जानते हैं। बट ये करप्शन का इंपैक्ट तो पड़ना ही था, राइट? प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया गया सो दैट रशिया गवर्नमेंट के पास पैसा आए। यू नो, आफ्टर ऑल प्राइवेटाइजेशन सरकार, किसी भी सरकार का एक बहुत बड़ा टूल होता है सडनली अपने रेवेन्यूज बढ़ाने का। इंडिया में भी तो इतना प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, बट रशिया में क्या हुआ? करप्शन के चलते भाई सरकारी लोगों ने तो घूस खा खा के सस्ते में बांट दिए सारे रिसोर्सेज, पैसे तो रेस खास कुछ हुए ही नहीं। तो रशिया का ये प्राइवेटाइजेशन ड्राइव इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट फेलियर ही था। उसके अलावा ये गिने चुने लोगों के पास सडनली इतना वेल्थ तो आ गया, राइट? बट ये लोग अपना सारा पैसा रशिया के बाहर इन्वेस्ट करने लगे। मतलब बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स यूएस में, यूके में, यूरोप में, स्कॉटलैंड में कंट्री एस्टेट्स खरीदे जा रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से तो सिर्फ लंदन में ही more than £1 billion worth of real estate are owned just by Russians। तो बेसिकली
ना रशियन इकोनॉमी में इतना पैसा जनरेट हुआ, और जो जनरेट हुआ भी वो सारा पैसा तो बाहर चला गया। एंड दैट इज व्हाई रशियाज इकोनॉमी क्रैश्ड, रशियाज करेंसी आल्सो क्रैश्ड। और ऊपर से 1998 में द वर्ल्ड सॉ द एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, और उस टाइम पे रशिया तो वो चेचनिया वॉर्स में भी लगा हुआ था। सो ऑल ऑफ दिस बेसिकली रशिया की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, राइट? एंड रशिया सॉ इट्स फर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। रशिया अपने नेशनल सोवरेन डेट्स को पे नहीं कर पा रहा था, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रहे थे, और इसलिए लोग सड़क पे उतर आए, प्रोटेस्ट होने लगे। ये सबसे रोकने के लिए, सो दैट रशिया डजंट जस्ट डिसइंटीग्रेट, आईएमएफ ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड भी भेजा। बट अब रशिया है तो करप्शन तो होना ही था। एज पर सम रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 10 to 15 बिलियन डॉलर्स ऑफ दिस आईएमएफ एड ऑफशोर अकाउंट्स के थ्रू उड़ा दिए गए। बट 1998 also was the year when Russia saw a turn around, और आसपास इसी पीरियड के we saw the entry of wait for it. So 1998 में रशियन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम ये जितने भी गवर्नमेंट के डेट्स है ना वो तो अभी पे नहीं कर पाएंगे यार। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज आपको ये भी जानना जरूरी है कि रशिया वाज इन डेट फ्रॉम द मोमेंट इट वाज बॉर्न। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रशिया का एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अदर फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज, और ये बहुत सारा जो ऑब्लिगेशन था वो तो इनफैक्ट फॉरेन करेंसी में था। तो रशिया ने इस टाइम पे बोला कि यार ये जो डेट ऑब्लिगेशंस है ना अभी तो हम पे नहीं कर सकते, और इसी टाइम पे रशियन गवर्नमेंट ने भी अपने बजट्स में सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर कट्स अनाउंस किए। और 1998 भी ऐसा ही टाइम था जब रशिया की एक्चुअली किस्मत खुल गई, बिकॉज 1998 ऑनवर्ड्स ऑयल प्राइसेस सडनली स्टार्टेड शूटिंग अप, और रशिया का तो मेन एसेट था ही oil. So, because of decrease in expenditure, fiscal measures, devaluation of currency, और उसके साथ ही साथ increase in revenue because mainly of oil trade, रशिया का जीडीपी जो है ना वो on track आने लगा। और ये सब के बीच में 1998 में रशियन फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने 8 साल के बाद अपना गद्दी छोड़ा, and he handed over the power to a former KGB spy, to the Prime Minister of Russia, Vladimir Putin. व्लादिमीर पुतिन के आते ही पुतिन ने बहुत सारे इकोनॉमिक मेजर्स इंप्लीमेंट किए, बट पुतिन प्रेसिडेंसी फेमस कुछ और ही चीज के लिए हो रहा था, और वो था करप्शन। पुतिन के अंडर ये रशिया के जो एसेट्स थे उसके कंसोलिडेशन और भी बढ़ गए, और भी गिने चुने लोगों का पावर बढ़ने लगा अंडर पुतिन। बट क्योंकि ये कंसोलिडेट हो रहा था तो इनके साइजेस भी बढ़ रहे थे, राइट? और क्योंकि रशिया की इंडस्ट्री के साइजेस बढ़ रहे थे, दे स्टार्टेड कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ऐसे ही धीरे धीरे रशिया का जीडीपी ट्रैक पे आने लगा और भी, और इसी टाइम पे रशिया में जॉब का सिचुएशन भी बेटर होने लगा। रशिया में फाइनेंशियल सिस्टम्स इंप्रूव हुए, लोगों को क्रेडिट का एक्सेस ईजियर हो गया, सो दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन द इकोनॉमी, और ऐसे ही रशिया का जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ने लगा। बट अगेन इसमें भी कुछ तो कैच होगा ही ना। कैच ये है कि रशिया में वेल्थ तो बढ़ रहा था, बट कैसे बढ़ रहा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अंडर व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि ये पैसे गिने चुने लोगों के पास ही बढ़ रहा था, रशिया स्टार्टेड बिकमिंग नोन एज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये इनइक्वालिटी भी एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रीजन बना फॉर रशियाज रेजिलियंस अगेंस्ट सैंक्शन। यूसी 2014 में भी जब रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया तो रशिया के अगेंस्ट काफी सैंक्शंस लगे, इंटरनेशनल क्रेडिट रोक दिया गया, ट्रेड रोक दिया गया, बट स्टिल रशिया के जो डिसीजन मेकर्स थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनके वेल्थ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस। क्यों? क्योंकि उनके पैसे तो बाहर थे भाई, यूएस, यूरोप, यूके में जमा करके बैठे हुए थे ये लोग, सो इनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरा रीजन,
इतना सारा ऑयल का ट्रेड करने के बाद रशिया वाज सिटिंग ऑन अ ह्यूज पाइल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जब ये सैंक्शंस लगते थे, रशिया यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूज करके इट वाज गोइंग अबाउट डूइंग इट्स बिजनेस। और तीसरी बात, जब भी रशिया पे सैंक्शंस लगते थे तो उनका करेंसी पे इंपैक्ट पड़ता था, वो बेचारा डिवैल्यू हो जाता था। बट फॉर अ कंट्री दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, ऐसे करेंसी का डिवैल्यू हो जाना इकोनॉमी को हेल्प ही करता है। बहुत बड़ा एग्जांपल चाइना भी है। वैसे आपको पता है कि चाइना अपना करेंसी के साथ छेड़छाड़ कैसे करता है? उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, देख लेना। सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, इज रशिया's इकोनॉमी रियली अ जीनियस? क्योंकि 2022 में रशिया ने डिक्लेयर किया दैट इट्स इकोनॉमी फेल जस्ट बाय 2%, इतने सारे सैंक्शंस के बाद भी। तो रशिया ने ये कैसे अचीव कर लिया भाई? ये समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट रीजंस समझना बहुत जरूरी है, और तीसरा तो बहुत ही अमेजिंग है। पहला रीजन, एशियन ब्लॉक कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ रशिया। तो जब ये सैंक्शंस लगे रशिया के अगेंस्ट, वेस्टर्न वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव था कि रशिया की इकोनॉमी को एकदम ही क्रिपल कर दिया जाए, राइट? बट रशिया टर्न्ड इट्स आई टुवर्ड्स एशिया एंड एशिया रिस्पॉन्डेड। 2022 में ट्रेड लिंक्स विद इंडिया, चाइना, टर्की, गल्फ स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज बेसिकली हेल्प द रशियन इकोनॉमी टू बाउंस बैक। 2022 में रशिया और चाइना के ट्रेड सडनली मोर देन 25% बढ़ गया। इनफैक्ट 2023 में तो चाइना's एक्सपोर्ट्स टू रशिया इंक्रीज बाय 70%। और ये खाली चाइना की कहानी नहीं है, 2022 में यूएई और चाइना का ट्रेड भी 68% से बढ़ा। टर्की के साथ तो 87% से बढ़ गया ट्रेड इन 2022। इनफैक्ट इंडिया और रशिया का ट्रेड रीच्ड इट्स रिकॉर्ड लेवल्स। और भैया जब यूरोप ने रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ऑयल पे अटैक किया, पहले तो प्राइस कैप लगा दिया, बंद तो कर सकता था नहीं, यूरोप को भी रशियन तेल चाहिए था, प्राइस कैप लगाया और फिर धीरे धीरे अपना इंपोर्ट्स कम करता गया, यही सोच के कि अब रशिया को फर्क पड़ेगा। बट विद इन अ ईयर इंडिया, चाइना, टर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने दे कंप्लीटली रिप्लेस्ड द यूरोपियन डिमांड फॉर रशियन ऑयल। और ऐसे ही जब रशिया से वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स निकले, चाइना रिप्लेस देम। कैन यू बिलीव कि 40% ऑफ न्यू कार सेल्स इन रशिया आर चाइनीज, 70% ऑफ द स्मार्टफोन सेल्स आर चाइनीज। तो यस, एशिया केम टू द रेस्क्यू ऑफ रशिया। इनफैक्ट इंडिया ने तो ये सिचुएशन का फायदा उठाकर रशिया के साथ इंडियन रूपी में ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया। सो रशिया नाउ सिट्स ऑन अ ह्यूज पाइल ऑफ इंडियन करेंसी, जो उसको पता ही नहीं करना क्या है, क्योंकि दुनिया में तो ट्रेड अभी भी डॉलर में ही हो रहा है। दूसरा रीजन फॉर रशियाज रेजिलियंस, पैरेलल इंपोर्ट्स। अब रशिया से नाइकी, कोका कोला, पेप्सी तो चले गए, लेकिन मिलता सब कुछ ही है। कैच क्या है? कैच ये है कि नाइकी, कोका कोला, पेप्सी रशिया के लिए नहीं बना होता है। मतलब तो रशिया के आसपास जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, उसके ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मस्त धंधा कर रहे हैं। वो ये वेस्टर्न कंपनीज के प्रोडक्ट्स पहले अपने कंट्री में लेके आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, फिर वो प्राइस बढ़ा के रशिया ले जाते हैं। तो रशिया में आपको कोका कोला तो मिलेगा, लेकिन वो रशिया के लिए नहीं होगा, हो सकता है वो अर्मीनिया या तुर्की या इवन ब्रिटेन का प्रोडक्ट हो। मतलब बाय अक्टूबर 22 रशिया ट्रेड विद बेलारूस, टर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मीनिया almost completely replaced Russia's trade with US, Europe and UK. तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन, डोमेस्टिक कॉपीकैट्स। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया से 1000 से भी ज्यादा वेस्टर्न कंपनीज रशिया से एग्जिट कर गए या अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर दिया, राइट? जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ज़ारा, ये H&M, ये सारी कंपनीज निकले। बट रशियन लोकल पीपल and some of the businesses of these Central Asian countries had an answer to all this. इसका मतलब ये है कि रशिया में स्टारबक्स, आइकिया और डंकिन डोनट्स तो नहीं है, लेकिन स्टार्स कॉफी, स्वेड हाउस और डोनिटो जरूर मिलता है। रशिया में अब कूल कोला, फैंसी और स्प्रिंट मिलता है इन प्लेस ऑफ कोका कोला, फैंटा और स्प्राइट। ज़ारा तो निकल गया, लेकिन लेबनीज कंपनी माग वहां पे रिप्लेस कर दिया उसको। वही दुकान, वही कपड़े। रशियंस को वेस्टर्न कंपनीज का एब्सेंस
फील नहीं होना चाहिए। सो ऐसे रीजंस की वजह से रशियन इकोनॉमी इज स्टिल स्ट्राइविंग। बट अगर पूछा जाए कि इज रशियन इकोनॉमी रियली दैट जीनियस कि सैंक्शंस के बाद भी सर्वाइव कर रहा है, रशियंस आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स? द आंसर इज अ कॉम्प्लिकेटेड नो। क्योंकि ये जो इलीगल और काउंटरफीट बिजनेसेस ग्रो हो रहा है रशिया में, क्या वो चले जाएंगे वॉर के बाद? आई डोंट थिंक सो। इंडिया ने चाइना से तेल तो खरीदा, बट जो यूरोप ने कैप लगाया था उससे भी कम दाम में खरीदा, which meant that every barrel of oil that Russia was sending to India and China, probably it was making losses or it was just breaking even. So did Russia actually make some money? और तीसरा और इम्पॉर्टेंट रीजन, कई सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि रशिया की जो जीडीपी वीडीपी फिगर्स आते हैं ना, सब झूठ है, सब पुतिन के बनाए हुए नंबर्स हैं। Nobody really knows what is happening in Russia. ये सारे फिगर्स पे आप बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज एज पर सम एक्सपर्ट्स रशिया इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग और ये सारे नंबर्स झूठ हैं। जो भी है, द वे रशिया कंटिन्यूज टू सर्वाइव इज इंटरेस्टिंग। आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। और अगर आपको ऐसे इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड अच्छा लगता है, जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, रशिया तो ठीक है, क्या आपने कभी इजराइल के बारे में सोचा है? इतना छोटा सा कंट्री बट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इस पे मेरा ये वीडियो मिस मत करना। सी यू लेटर।